वेव ऑप्टिक्स, तो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ में यहाँ पे वेव्स वाले कंसेप्ट हैं वो यूज होंगे। वेव में जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए थे वो सारे के सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो क्लास 12 का जो क्लास 11 का चैप्टर है वेव्स, वो आपको आना चाहिए कंप्लीटली और डिटेल में, ताकि ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, क्योंकि इसमें उस चीज़ के कंसेप्ट यूज होंगे। अगर मैं नीट की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इजी है, और कंसेप्ट जो वेव वाले कंसेप्ट हैं वो यूज होंगे यहाँ पे। कंसेप्ट्स ऑफ वेव आर यूज्ड हियर। यहाँ पे जो वेव वाले जो कंसेप्ट हैं उनका यूज होगा। तो बेटा जो भी कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। बेसिक आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर अप्रोक्सीमेट अपने पास में 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला तो है अपने पास में है इंटरफेरेंस। पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो इंटरफेरेंस होगा, दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा डिफ्रैक्शन, और तीसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा पोलराइजेशन। तो सिर्फ इन 3 चीज़ों से मिलके चैप्टर बना हुआ है। इन तीनों चीज़ों को सबसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं और पहली बार ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस वेव्स में भी पढ़ा हुआ था, तो इंटरफेरेंस के बारे में आपको आइडिया हो सकता है, बट बाकी ज़्यादा कुछ दिक्कतें वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। ये 1675 में आई थी ये थ्योरी, ठीक है। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी ये, क्योंकि उस टाइम पे बेटा वेव है ना, वेव स्टार्ट हो चुकी थी, वेव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था। न्यूटन उस टाइम का बदमाश था, जो कि हर किसी चीज़ में अपना पैर घुसाता था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूटन मानता था कि जो भी मैं चीज़ बताऊंगा वो सारी चीज़ सही ही निकलेंगी। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ अपने पास में इंट्रोडक्शन में ही है, इसके बाद में हाइजेंस वेव थ्योरी है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हुए चलेगी। न्यूटन ने ये बताया था जो अपने पास में लाइट है ना, लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक पार्टिकल्स हैं। अब देखो वो क्या है कि जैसे ही बहुत कोई इलास्टिक पार्टिकल है, वेरी इलास्टिक, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल है, वो जैसे ही अपने पास में मिरर से टकराएगा, तो जैसे ही मिरर से टकराएगा उतने ही एंगल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फ्रंट से टकराएगा तो फ्रंट से बाहर निकल जाएगा, 90 पे टकराएगा तो 90 पे बाहर निकल जाएगा। तो ये सब न्यूटन ने बताया था कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स का नाम ही कॉर्पस्कुलर होता है, ठीक है। साथ साथ में न्यूटन ने यह भी बताया था कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में फास्ट चलेगी, रेयरर मीडियम में स्लो चलेगी, जो कि बिल्कुल ही न्यूटन की गलती थी। दोनों ही चीज़ें न्यूटन की गलत थी। तो न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो बिल्कुल 100% गलत साबित हो चुकी थी, ठीक है। तो क्या है कि लाइट इज ए पार्टिकल दैट इज वेरी स्मॉल and elastic, that is very small and elastic and named as corpuscular, और उसको हम कॉर्पस्कुलर बोलते थे, ठीक है। लाइट एक बहुत स्मॉल और इलास्टिक पार्टिकल से मिलके बनी हुई रहती है, जिसका नाम कॉर्पस्कुलर होता है, ठीक है। साथ में ये भी बताया था जो कॉर्पस्कुलर है वो डेंसर मीडियम में फास्ट चलेगा और रेयरर मीडियम में स्लो चलेगा, जो कि इसकी गलत बात थी। बिल्कुल ही फंडामेंटली ही न्यूटन की थ्योरी गलत हो चुकी थी। इन डेंसर मीडियम कॉर्पस्कुलर
moves faster, and in rarer medium it moves slower. रेयर मीडियम में स्लो चलता है और अपने पास में डेंसर मीडियम में फास्ट चलता है। ये थी अपने पास में न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो कि बिल्कुल ही गलत थी, फंडामेंटली ही गलत थ्योरी थी। ठीक है, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में हाइजन। हाइजन ने एक अलग से थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं हाइजन वेव थ्योरी। ठीक है, हाइजन्स वेव थ्योरी, ये थ्योरी आई थी 1678 में। ठीक है बेटा, इस थ्योरी के भी कुछ प्रिंसिपल जो है हम स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल गलत हैं, बट ये बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, तो इसलिए इस थ्योरी को पढ़ा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हाइजन वेव थ्योरी में देखो जो चीज़ें हैं अपने पास में न्यूटन थ्योरी से तो बहुत अच्छी थी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में करेक्टली एक्सप्लेन किया था कि भाई डेंसर मीडियम में स्लो होगी, रेयर मीडियम में फास्ट होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में मच बेटर देन न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन वाली थ्योरी से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, इस केस में जो बेटा जो इसने एक्सपेरिमेंट करके बताई थी, जो चीज़ें इसने समझाई थी, बिल्कुल ही सही चीज़ें थी। तो पहला है अपने पास में इसने बताया था लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो अपने पास में लाइट है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है बेटा जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही हैं उसी डायरेक्शन में इसके पार्टिकल ओसिलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि साउंड वेव होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, बट एक्चुअल में जो लाइट है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है, वो तो ट्रांसवर्स वेव है। ये वाला पॉइंट जो हाइजेंस वेव थ्योरी है उसका इनकरेक्ट था। ओके, नेक्स्ट इसने जो बताया था वो था कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, जो लाइट है वो अपने पास में एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव बेटा वो होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वाला पॉइंट भी इसका गलत है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो लाइट बेटा वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो इसलिए जो लाइट है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव है एक्चुअल में। ओके, नेक्स्ट अपने पास में इसने एक नया चीज बताई थी जिस पे वे सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी थी, वो था वेव फ्रंट। ठीक है, इस केस में जो मेन फंडा है वो है बेटा वेव फ्रंट। ठीक है, हाइजन ने वेव फ्रंट के बारे में प्रॉपर तरीके से बता दिया था। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले दोनों के दोनों पॉइंट हैं ये आज के टाइम पे गलत हैं बिल्कुल ही। Nowadays these are wrong। आज के टाइम पे ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट गलत हैं, बिल्कुल भी इन पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है। तो ये होती है बेटा हाइजेंस वेव थ्योरी। ओके, इसने जो चीज़ बताई थी एक नया कंसेप्ट निकाल के लेके आया था जिसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से ही इसने बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट जो है उसको समझते हैं। वेव फ्रंट क्या है कि बेटा अपने पास में कोई भी वेव है, जैसे कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो उस केस में हम एक फेज डिफाइन करते हैं, जैसे कि ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो उसके अंदर में जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है उसको क्या बोलते हैं, फेज। तो वेव फ्रंट का मतलब वो होता है बेटा ये एक इमेजनरी सरफेस है जिसके के अंदर सारे के सारे पॉइंट सेम फेज में हैं या इक्वल फेज में हैं। उन सब का जो लोकस है या उन सब से मिलके जो एक सरफेस बन गई है, ठीक है, उस सरफेस को बोला जाता है वेव फ्रंट।
ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस एट विच ईच पॉइंट हैज इक्वल फेज। एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसपे कि रखा हुआ हर पॉइंट सेम फेज पे हो या हर पॉइंट का फेज सेम हो, उसको बोला जाता है अपने पास में वेव फ्रंट। ये देखो बेटा, पानी की कोई सरफेस है, इसके ऊपर में जैसे ही मैंने एक बूंद गिराई, ठीक है, तो इस तरीके की सी शेप बन जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे अपने पास में एक बूंद गिराई गई, यहाँ पे जो सोर्स है वो रखा हुआ है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे सेम फेज में है, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। इससे आगे वाला ये जो है ये एक वेव फ्रंट बन गया। इससे आगे वाला ये जो है ये एक वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, इससे आगे वाला ये जो है ये एक वेव फ्रंट बन गया। ऐसे ऐसे करके ये जो बन रहे हैं इनको बोला जा रहा है वेव फ्रंट। ये है बेटा, ये भी एक वेव फ्रंट है, ये भी एक वेव फ्रंट है। यहाँ पे जो वेव फ्रंट है वो सर्कुलर शेप में वेव फ्रंट बनते हुए जा रहे हैं। पानी की सरफेस पे ये सब है, ये ही बोला जाता है वेव फ्रंट। मतलब ऐसे पॉइंट की मिल से मिला के बनी हुई एक सरफेस जिसमें हर कोई सेम फेज में है, उनको बोला जाता है वेव फ्रंट। तो ये है अपने पास में वेव फ्रंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा किसी पॉइंट सोर्स के साथ में। तो अपने पास में है एक पॉइंट सोर्स। ठीक है, कोई पॉइंट सोर्स है जहां से लाइट बाहर आ रही है, मतलब मेनली तो लाइट पे ही बेस्ड है ये। ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेटा देखो ये अपने पास में कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, जहां से अपने पास में लाइट बाहर आ रही है। ठीक है, पॉइंट सोर्स से अगर मैं इसकी वेव की इक्वेशन बनाऊं तो वेव की इक्वेशन आ जाती है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के आर। इस तरीके से वेव की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे ओमेगा और के ये तो है कांस्टेंट। तो जब भी अपने पास में आर होगा, आर जहाँ पे कांस्टेंट है और सेम टाइम पे तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे ही, जहाँ पे भी आर कांस्टेंट है वहाँ के हर किसी पॉइंट का फेज सेम होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट है यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे, ये अपने पास में सोर्स है, सोर्स से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट बनाऊं, तो इस पॉइंट का यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, ऐसे ऐसे सब पॉइंट को अगर मैं एक साथ मिला के एक सरफेस बना दूं तो उस सरफेस पे हर किसी का जो फेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, हर किसी का जो फेज है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। उसी को ही अपने पास में क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। ठीक है, अगर मैं इधर से एक सरफेस बनाऊं तो वो जो सरफेस है वो बेटा स्फेरिकल सरफेस बनेगी, क्योंकि हम इस शेप में देख रहे हैं। तो उस केस में तो हमें कैसी सरफेस दिख रही है, सर्कुलर, बट एक्चुअल में ये 3D है। ठीक है, 3 डायमेंशन में जो आर है उसको हम बाहर की तरफ भी, अपवर्ड की तरफ भी, किसी एंगल पे, हर किसी डायरेक्शन में उसको मूव करवा के देख सकते हैं। हर कोई पॉइंट है उसका फेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये देखो एक बार। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक स्फेरिकल सी शेप बना दी है। इस स्फीयर में जितने भी पॉइंट हैं सबका फेज जो है वो सेम रहेगा बेटा। ऐसे करके अपने पास में बनाया जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स हैज सेम फेज। जितने भी पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पे हैं सोर्स से, उन सब का फेज है वो सेम रहेगा, और उन सब से मिलके जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहां से मिलके जो वेव फ्रंट बनेगा उस वेव फ्रंट का नाम होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट।
ओके बेटा, चलो इसके बारे में और अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो वेव फ्रंट फॉर ए पॉइंट सोर्स, इज imaginary sphere centered at source itself, जो कि सोर्स पे ही सेंटर्ड है, ऐसा स्फीयर जिसका जो सेंटर है वो इसका सोर्स ही है। ठीक है, तो उससे अपने पास में जो वेव फ्रंट है वो बना दिया है। इसका जो ये जो था इसका वो सोर्स था, और यहां से जो वेव फ्रंट बना है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया है। इस तरीके से अपने पास में ये होता था। ओके, अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि अगर ये अपने पास में है कोई पॉइंट सोर्स, ठीक है, पॉइंट सोर्स से ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही होंगी बेटा, हर किसी डायरेक्शन में जो लाइट है वो ऐसे ट्रेवल कर रही होती है। ओके, अब मैं इससे वेव फ्रंट बना रहा हूं। एक ये वेव फ्रंट है जो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक इसके बाद का वेव फ्रंट है जो कि ऐसा करके स्फेरिकल वेव फ्रंट ही है, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, पहले वाले इस वाले वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं सब के सब φ1 फेज के हैं। इस वाले स्फीयर पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब का फेज है φ2, पहले वाले पे जो भी हैं उन सब का फेज है φ1। ठीक है, हर कोई है वो सेम फेज पे है। ओके, एक चीज हमें पता चलती है बेटा यहां से, जो लाइट है, लाइट इस तरीके से ट्रेवल कर रही है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। तो वेव है ये हमेशा से ही वेव फ्रंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जहां पे भी वेव फ्रंट की सरफेस से रे ऑफ लाइट जा रही है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे कि ये अगर φ2 वेव फ्रंट है उसकी मैं बात करूं तो इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर हैज फेज φ2। इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट है उन सब का फेज है φ2, इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट है उन सब का फेज है φ1। ठीक है, और ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव चलती हुई जा रही है, इसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये अपने पास में डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, कि जिस डायरेक्शन में जो वेव है वो प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो हमेशा वेव फ्रंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो हमेशा ही वेव फ्रंट से नॉर्मल रहती है, हमेशा ही वेव फ्रंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये अपने पास में वेव फ्रंट का जो एक्चुअल लॉजिक है वो। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो उस केस में कैसा वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, पॉइंट सोर्स हो और चाहे बेटा स्फेरिकल सोर्स हो, दोनों के लिए वेव फ्रंट एक जैसा ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लाइट की कोई पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम है मतलब कि सोर्स एट इंफिनिटी, जो लाइट का सोर्स है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर पे सोर्स रखा हुआ है और उस सोर्स से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, और दूर का सोर्स है वहां से रेज ऑफ लाइट जो आ रही होंगी वो हमें पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हुई नजर आएंगी। तो उस केस में अपने पास में जो वेव फ्रंट है वो किस शेप का बनेगा ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं।
देखो बेटा इस तरीके से है अपने पास में पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये अपने पास में है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस केस में जो भी वेव फ्रंट होगा, वो वेव फ्रंट जो है वो इन सरफेसिस से कितना एंगल बना रहा होगा बेटा, 90 डिग्री का। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे नॉर्मल होता है वेव फ्रंट। तो इससे अगर नॉर्मल है वेव फ्रंट तो ये इस तरीके से होगा। ये लो भाई वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये जो वेव फ्रंट है ये बन रहे होते हैं। ऐसे करके ये जो है अपने पास में वेव फ्रंट है ये बन गए हैं। तो इस केस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से 90 डिग्री के एंगल पे ही रहेंगे। ठीक है, पहले वाले का फेज मैं मान लेता हूँ φ1 है, दूसरे वाले का फेज φ2 है। इन सब पॉइंट पे, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट है उन सब का फेज है φ1, राइट में इन पे जितने भी पॉइंट है उन सब का जो फेज है वो है φ2। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट से जो भी वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे वेव फ्रंट रहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। यहां पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो बनेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अब नेक्स्ट है अपने पास में, ठीक है, अगर कोई लाइन सोर्स है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स, जैसे कि अगर कोई ट्यूबलाइट है बेटा, वो एक लाइन सोर्स जैसा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ट्यूबलाइट जो है उसकी शेप कैसी रहती है, एक लाइन के शेप में। तो ऐसे सोर्स को क्या बोला जाएगा, एक लाइन सोर्स। तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स, या सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बोल देते हैं, लाइन सोर्स। तो उसकी वजह से कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे, ऐसे है अपने पास में एक लाइन सोर्स है। ठीक है, तो बेटा इस लाइन सोर्स से रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से बाहर आ रही होंगी हर किसी डायरेक्शन में। ऐसे करके रेज ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट है वो बाहर आ रही होती है। ठीक है, इन सब से मिला के अगर मैं कोई सरफेस बनाऊं तो वो जो सरफेस है वो एक सिलेंड्रिकल सी सरफेस बनेगी। ठीक है, इस सिलेंडर पे जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, सेम फेज के पॉइंट होंगे। तो ऐसा जो केस आता है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स है या सिर्फ लाइन सोर्स जिसको बोल देते हैं, उस केस में जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में बनता है। कैसा वेव फ्रंट बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट। ओके, तो अब देखो बेटा ऐसा है अपने पास में, ऐसे केस में जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसी शेप का वेव फ्रंट है, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ओके, ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना दिया है जिसमें हर पॉइंट का फेज है φ1। ठीक है, इससे अगला और एक वेव फ्रंट बनाता हूं, इससे नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो रहेगा इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का सिलेंडर, जो कि इस तरीके से रहेगा। ये लो भाई दूसरा सिलेंडर बना दिया है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स जितने भी बनाते हुए चलेंगे आगे 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 आगे, वो सारे के सारे कैसे बने जाएंगे अपने पास में, इसके जो वेव फ्रंट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है उनको माना जाएगा। पहले केस में है ये इस सिलेंडर पे जितने भी पॉइंट है वो φ1 फेज है, इस पे जितने भी पॉइंट है उन सब का फेज है φ2। ठीक है, और रेज ऑफ लाइट है बेटा वो इस तरीके से बाहर आ रही थी।
ठीक है, हमेशा ही वेव फ्रंट से कितना एंगल बना रही होती है रेज ऑफ लाइट, 90 डिग्री का। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन दिस सिलेंडर हैज सेम फेज। बाहर वाले सिलेंडर पे सबका फेज है φ2, अंदर वाले सिलेंडर पे सबका फेज है φ1। तो सारे के सारे पॉइंट है वो सेम फेज में ही है। तो ये अपने पास में बन गया है एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो कि लाइन सोर्स के लिए एक वैलिड वेव फ्रंट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हाइजेंस प्रिंसिपल, जो कि वेव फ्रंट है किस तरीके से मूव करता है, कैसा कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस चीज को याद रखना, अगर मान ले अपने पास में कोई पॉइंट सोर्स हो या स्फेरिकल सोर्स हो, तो उन सब का जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगर अपने पास में कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो, ठीक है, तो उसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और अगर कोई इनफाइनाइटली लाइन सोर्स हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन सोर्स हो, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे। तो इस तरीके से अपने पास में वेव फ्रंट्स बन रहे होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास में है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल समझो कि बेटा क्या होता है। इसने अपने पास में बताया था कि वेव फ्रंट है वो किस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, और उनका क्या कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास में कोई भी वेव फ्रंट है, इस तरीके से अगर कोई वेव फ्रंट है, इस तरीके से अगर कोई अपने पास में वेव फ्रंट है, ठीक है, तो ये वाला वेव फ्रंट है वो आगे की डायरेक्शन में किस तरीके से चल रहा होता है वो समझते हैं। तो बेटा इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, ठीक है, ऐसे मैं सारे पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, पॉइंट बहुत पास पास में ऐसे 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 पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा दूर दूर के पॉइंट बना रहा हूँ, ये इस तरीके से। इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो एक सोर्स के जैसा बिहेव करते हैं। इस पे जितने भी पॉइंट है वो कैसा बिहेव करते हैं, एक सोर्स के जैसा, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, ये टाइनी सोर्स के जैसा बिहेव करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, ये इससे अगले वाले वेव फ्रंट के लिए सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे। तो ये सारे के सारे क्योंकि पॉइंट सोर्स हैं, तो पॉइंट सोर्स हैं, तो इनसे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो बना दे रहा हूँ इन सब से मिला मिला के। ठीक है, तो ये देखो ये है भाई, इससे मिला मिला के जो बनाए हुए स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है कि इसके जो भी पॉइंट है जो सारे के सारे सेम फेज में ओसिलेट कर रहे हैं, तो वो उसके वेव फ्रंट बन गए हैं। ठीक है, अब इनके जो अपने पास में ऐसे करके बहुत सारे बन रहे होंगे, हमने थोड़े कम बनाए हैं। अब इनमें जो सारे पॉइंट सेम फेज में हैं उन सब से मिला के एक वेव फ्रंट है वो बनाया जाएगा। तो ये अपने पास में इससे अगला वेव फ्रंट बन गया है। ठीक है, तो ये अपने पास में अगला वेव फ्रंट बन गया। पहला जो वेव फ्रंट था वो φ1 था, इसके बाद है φ2। तो ये अपने पास में इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है। ये हो जाता है बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, या और केस में समझो कैसे है कि जैसे कि अगर अपने पास में एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये है कोई प्लेन वेव फ्रंट, इस प्लेन वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, वो पॉइंट हैं वो अगले वाले वेव फ्रंट के लिए सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे, जिसको कि बोला जाएगा सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, अब इनसे बना के इनसे अपने पास में कुछ ना कुछ वेव फ्रंट बनते हुए चल रहे हैं इनसे। ठीक है, ये देखो इनसे बनते हुए वेव फ्रंट चल रहे हैं, और वो वेव फ्रंट जैसे जैसे आगे की डायरेक्शन में बनते हुए चलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनते हैं ओनली, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो इन सब से मिला के इन सब के पॉइंट का जो लोकस है वो बनेगा, वो उससे अगला वेव फ्रंट बनाएगा, और इस तरीके से वेव फ्रंट है ये आगे की डायरेक्शन में सी स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका जो फेज था वो था φ1, इस वाले का जो फेज हो गया वो हो गया है φ2। ऐसे ऐसे ये आगे की डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस प्रिंसिपल के बारे में लिख देता हूं मैं। द प्रिंसिपल
states that every point on a wave front can act like a source for upcoming wave front known as secondary wavelet। उसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट करते हुए आगे की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बस इतना सा अपने पास में हाइजेंस प्रिंसिपल है। ऐसे ऐसे करके आगे आगे वाले बनते हुए चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक टॉपिक है, नहीं, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं ना वही समझनी है बेटा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है। ज़्यादा डीप का टॉपिक नहीं है ये, नीट के बेसिस पे देखा जाए तो सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके कुछ अच्छे फेनोमिना थे जो इसने एक्सप्लेन किए थे, तो वो सारे के सारे फेनोमिना मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेनोमिना एक्सप्लेन किया था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे कुछ हाईलाइट का टॉपिक नहीं है, बेसिक ही है। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। इस चीज़ के प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन किया था वेव फ्रंट्स के तरीके से। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं बेटा, इस तरीके से है अपने पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट। 3 इंसिडेंट वेव फ्रंट्स मैंने मान लिए। ठीक है बेटा, 3 अपने पास में देखो कैसे हैं कि ये वाले जो वेव फ्रंट है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आ रही है। इंसिडेंट सबसे पहले ये वेव फ्रंट बना, फिर उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, ऐसे ऐसे करते हुए आगे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा अपने पास में जो वेव फ्रंट है ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचा इतना सा, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ अपने पास में वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, पहले इस रे ऑफ लाइट को नहीं बनाता हूँ मैं समझाने के लिए, मतलब कि वैसे बनाया हुआ है ये। ठीक है, अब देखो बेटा ऐसा हुआ कि जब ये कंप्लीट यहाँ पे पहुँचा कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में इससे आगे इतना सा गया। ठीक है, इतना सा गया तो जो रे ऑफ लाइट ये इतना सा वेव फ्रंट था ये अपने पास में रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इतना सा बन गया। ठीक है, इससे आगे और किया तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके ऐसा बन गया। इसके बाद में ऐसा गया तो रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से बन गया। इसके बाद में ये ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करने लग गए। ठीक है, फिर आगे की तरफ जाते गए तो इस तरीके से वो चलते हुए चले गए। ऐसे करते हुए वेव फ्रंट आए थे, ऐसे करते हुए वेव फ्रंट चले गए हैं, ऐसा कुछ होगा इसमें। तो ये है अपने पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ऐसे कोई प्लेन वेव फ्रंट आते हैं मिरर पे, इसको इसके प्रिंसिपल है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे एक बार अलग से डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलेगी तो मिरर से जब वेव फ्रंट्स हैं जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो इस तरीके से बाहर निकल रहे होते हैं ताकि उनकी रे ऑफ लाइट वो इस तरीके से एंगल बना सके। ओके बेटा, इस केस में ये वाला जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इधर से जो वेव फ्रंट आया उसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि प्लेन था। इसके बाद जो बाहर निकल रहा है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो कि अपने पास में प्लेन ही है। इंसिडेंट वेव फ्रंट भी प्लेन था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो भी प्लेन है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि प्लेन मिरर से शो करी हुई है। ठीक, इस केस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों सेम आ जाते हैं। ओके,
वेव फ्रंट का अगर मैं रिफ्लेक्शन शो करता हूं कर्व्ड मिरर से, ठीक है, तो फिर किस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड मिरर। ठीक है, कर्व्ड मिरर में बेटा दो टाइप के मिरर रहेंगे, कनकेव मिरर और दूसरे टाइप का जो मिरर होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है बेटा, इस तरीके से इंसिडेंट रेज हैं उनको मैंने भेजा है। इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट को मैंने इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, इस तरीके से इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट आए। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये वाला वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो एंड है, ये और ये वाला एंड है, ये अपने पास में मिरर के जस्ट कनेक्ट में आ गए। तो अब इसके बाद में ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला इतना सा एंड है, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे कुछ बाहर निकल चुका है। ठीक है, इसमें राइट वाला जो पोर्शन है ये कट हो गया है, ये ऐसे बन चुका है। ठीक है, इसमें इतना सा नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऐसा बन चुका है। अब ये और थोड़ा सा आगे जाएगा तो इतना सा रहेगा, और इसका जो इतना सा पोर्शन था वो अपने पास में कट हो चुका था। इसके बाद और जाएगा तो इतना सा पोर्शन था वो कट हो चुका था। अब ये वाला जो है वो इस तरफ जाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे करके इसके ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है इस शेप में बनते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर शेप बनती हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। जो इसकी प्रॉपर शेप बनती हैं वो बताता हूँ बेटा, देखो कैसे है। इसके बाद में इसकी जो हम शेप बनाते हैं तो वो शेप ऐसे बन जाती है, थोड़ा सा और करो। ठीक है, अगर मैं इंसिडेंट से कोई रे ऑफ लाइट बनाऊं, इंसिडेंट के 3 बनाए थे भाई, ऐसे इंसिडेंट से कोई अगर मैं पैरेलल रे ऑफ लाइट बनाऊं तो ये उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट से मिलते हुए लाइट बन रही हैं। अब इन पे रे ऑफ लाइट वो बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, फिर ये यहाँ पे आके मीट कर गई है। ठीक है, ये अपने पास में जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमने कर्व्ड मिरर पे जो रिफ्लेक्शन है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो प्लेन है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जो यहाँ पे बने हैं वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये अपने पास में इस तरीके के वेव फ्रंट हैं, या स्फेरिकली रिफ्लेक्टेड ऐसे वेव फ्रंट हैं जो कि अपने पास में एफ पॉइंट के ऊपर में कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस तरीके का सा अपना केस है वो बन गया है। तो ये हमने कनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसका प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा अब हम सीख चुके हैं कि वेव फ्रंट से किस तरीके से डायग्राम बनाए जाएंगे। तो वो ये वाले डायग्राम है, इससे आगे वाले जो डायग्राम है वो हम बनाते हैं अब। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इस तरीके से अपने पास में कोई कर्व्ड मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है ये। ऐसे इस पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होगी तो इस तरीके से जाएगी। लो भाई, अब जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज को फॉलोज करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, इन सबको उसने एक्सप्लेन किया हुआ ही था। ठीक है, अब इनके एक बार डायग्राम बनाने सीख लेते हैं बस। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ खतरनाक या इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है बेटा। ठीक है, बट आना चाहिए, क्योंकि क्या पता बेसिक क्वेश्चन ही आ जाए तब, इसलिए। क्योंकि 2025 में जो नीट का एग्जाम आया था बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था। देखो तो बेटा अपने पास में ये है, एक डाइवर्जिंग मिरर था। ठीक है, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट आई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइट आती है उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये वाली जो रे है ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज पे जो वेव फ्रंट बनते हैं उन वेव फ्रंट को कैसे बनाया जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट।
जिसको बोला जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि प्लेन है। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि है अपने पास में बेटा प्लेन। ठीक है, ये वाला अब इससे ये है रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इन पे एक वेव फ्रंट बनाता हूं जो कि अपने पास में कैसी शेप में होगा वो हमें पता चलेगा। अब देखो ये है अपने पास में, क्योंकि हमें पता है हर एक सरफेस पे एंगल कितना बनना चाहिए बेटा 90 डिग्री। रे ऑफ लाइट का सरफेस पे एंगल कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। तो ये अपने पास में कंसेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गए हैं जिनका जो सेंटर है वो फोकस पे ही है। तो इनको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो कि स्फेरिकल हैं, जो कि शेप में किस तरीके से हैं बेटा स्फेरिकल है। इंसिडेंट वेव फ्रंट और राइट साइड में जो बनाए हैं वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो कि स्फेरिकल है। ओके, इससे आगे देखो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो किसी प्लेन सरफेस पे तो उसके वेव फ्रंट है वो कैसे बनेंगे। नंबर 3, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इन दोनों टॉपिक्स को बेटा एक बार डिटेल में करेंगे। ठीक है, इन दोनों के फेनोमेना को। ये अपने पास में मीडियम 1 है, ये है मीडियम 2। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे टकराई, रिफ्रैक्शन के बाद में इस तरीके से चली गई है। अगर हमसे पूछा जाए इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाने हैं आपको, तो देखो ऐसे बना देंगे। इंसिडेंट रे है, उससे परपेंडिकुलर में जो वेव फ्रंट है वो है इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड रे है, उससे परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट है उनको क्या बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो इधर बन गए हैं अपने पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि है बच्चे अपने पास में प्लेन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो कि है अपने पास में प्लेन ही, दोनों की दोनों प्लेन वेव फ्रंट ही हैं। रिफ्रैक्शन के बाद में और उससे पहले वाले जो दोनों के दोनों वेव फ्रंट है वो हमने बना लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में नंबर 4, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कोई प्रिज्म है उससे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब उस केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कैसे बनेंगे। देखो बेटा ये अपने पास में प्रिज्म, प्रिज्म पे मैं मान लेता हूं 3 रे ऑफ लाइट है इस तरीके से इंसिडेंट हुई। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट है वो इस तरीके से है, 1 2 और 3 वेव फ्रंट बना दिए। चलो ठीक है, बराबर बराबर गैप पे है। हाँ, अब बेटा देखो जो वेव फ्रंट है उनको इसके अंदर में चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले इस वाले वेव फ्रंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, ये वाला वेव फ्रंट जब यहाँ पे पहुंचा कोई दिक्कत नहीं है, इधर तक जाने में बिल्कुल प्लेन ही जाएगा। अब इसने देखो बेटा मीडियम के अंदर में तो डिस्टेंस चला है ज़्यादा। ठीक है, ऊपर वाला जो एंड है उसने एयर में डिस्टेंस चला है ज़्यादा, मीडियम में थोड़ा सा चला है, ये मीडियम में थोड़ा सा ज़्यादा चला है। अब बेटा कोई मीडियम होता है या कोई और वो है मटेरियल एयर की बजाय, उसमें है वो पार्ट वो वेव फ्रंट है वो स्लो चलता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो अगर मैं यहाँ का कोई वेव फ्रंट बनाता ऐसा, तो ये वाला वेव फ्रंट थोड़ी से टाइम के बाद में इसका ये वाला एंड अगर यहाँ पहुँचा है तो ऊपर वाला एंड थोड़ा और आगे पहुँच जाता, उससे ऊपर वाला और थोड़ा आगे पहुँच जाता। तो इसका ऐसे कुछ करके वेव फ्रंट बनना चाहिए। ठीक है, ये वाला वेव फ्रंट ऐसा क्यों बनना चाहिए बेटा, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, जो अपने पास में वेव फ्रंट के अंदर के कोई भी पॉइंट हैं वो पॉइंट मीडियम में स्लो चलते हैं, इसमें स्लो चल रहे हैं, बाहर है वो फास्ट चलते हैं। तो इस तरीके से ये रेज हैं ये ऐसे जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं।
ये बन गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ऐसे करके प्रिज्म से वेव फ्रंट्स हैं वो बना दिए हैं। प्रिज्म, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इमरजेंट वेव फ्रंट। ठीक है, प्रिज्म के अंदर से जो वेव फ्रंट है, इंसिडेंट और इमरजेंट दोनों टाइप के वेव फ्रंट है वो हमने बना दिए हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में है नेक्स्ट, वो है अपने पास में रिफ्रैक्शन थ्रो लेंस। लेंस है उनसे जो रिफ्रैक्शन है वो, रिफ्रैक्शन थ्रो लेंस। ठीक है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में किस तरीके के वेव फ्रंट है वो बनते हैं। ठीक है बेटा, दो टाइप के लेंस रहेंगे अपने पास में, एक तो रहेगा कन्वेक्स लेंस, दूसरे वाला रहेगा कनकेव लेंस। ये अपने पास में है कनकेव लेंस, ऊपर वाला है कन्वेक्स लेंस, नीचे वाला है कनकेव लेंस। ठीक है, हाँ बाकी सारे तो बना ही दिए थे। ओके, तो बेटा देखो, ठीक है, अब हमें पता ही है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से बनेंगे। अगर हमसे बनाने के लिए डायग्राम पूछा जाए तो किस तरीके से बना देना है, बस वो ही ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, कोई भी रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो जाती हैं, फोकस पे मीट कर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर में कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होती है, रिफ्रैक्शन के बाद में डाइवर्ज हो जाती हैं और ऐसा नजर आता है कि वो फोकस से स्टार्ट हुई हो, या इनका जो फोकस है उसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस। लो अब बना देते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट पैरेलल रे ऑफ लाइट थी तो प्लेन वेव फ्रंट। क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये किस तरीके से बनेंगे, आपको बिल्कुल बनाना आना चाहिए सिंपल तरीके से। ठीक है, ये लो भाई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इधर पे है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो इस तरीके से बनाने हैं बेटा, ताकि जो रिफ्रैक्टेड रे हैं उनसे एंगल जो बने वो हमेशा 90 डिग्री बने। तो इस तरीके से लेंस से जो है रिफ्रैक्शन उसके वेव फ्रंट है वो भी हमने बना के देख लिए हैं। इस तरीके से ही अपने वेव फ्रंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा ना सिर्फ तभी ये काम आ सकता है, अदरवाइज ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर सही बात करूं तो बेटा ये जो आपके 10-15 मिनट हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी है, एक टाइप से टाइम वेस्ट ही हुआ है। ठीक है, आने के चांस मतलब कि जीरो है, अब अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है। ठीक है, वैसे एक ड्रॉबैक और लिख देते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के, ड्रॉबैक ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। पर बेटा ये समझा है ना हमने, इसका वैसे एक फायदा है कि आगे जो टॉपिक हैं उनमें अपनी थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी कुछ एक टॉपिक्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे ही टॉपिक बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे इससे, नाना ये चीज़ मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं उनसे। तो जो भी चीज़ पढ़ी हुई होती है हमें उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर ही होता है। ठीक है, ड्रॉबैक है जो हाइजेंस प्रिंसिपल का, वो अपने पास में क्या ड्रॉबैक है बेटा, ड्रॉबैक ये है कि जो अपने पास में सेकेंडरी वेवलेट जो हम बनाते थे ना, ये था प्राइमरी, ये अपने पास में था सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी जो हम बना के चलते थे वो हम हमेशा क्या मान के चलते थे, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसा मान के चलते थे कंटिन्यूअस है, बट वो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप गैप सा हो। ठीक है, शायद कंटिन्यूअस ना भी हो, किसी केस में कंटिन्यूअस ना भी हो सकता है, बट हम हमेशा कंटिन्यूअस बना के चलते हैं, ये वाला भी कंटिन्यूअस, ये वाला भी कंटिन्यूअस। तो बस यही इसकी एक ड्रॉबैक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट
is not always continuous, but we always draw it continuous. बट हम हमेशा इसको कंटिन्यूस बनाते हैं, ये कई बार कंटिन्यूस नहीं भी होता है। तो ये है अपने पास में हाइजेंस प्रिंसिपल का ड्रॉबैक। ओके बेटा, तो ये चीज़ भी हमने कर ली है, इतनी बड़ी हिम्मत की चीज़ें भी हमने सीख ली है। अब है अपने पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रूफ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेटा खतरनाक चीज़ है एक टाइप से अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, कैसी चीज़ है? एक खतरनाक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। शायद आपके काम में ना आए ये चीज़, ऐसा हो सकता है, बट बेटा एक खतरनाक चीज़ सीख रहे हो। अगर साइंस की टर्म्स में मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रूफ निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सीधे इसके लॉ तो दे दिए थे, बट एक खतरनाक चीज़ थी ये। ठीक है, उस चीज़ को ही तुम सीखते हुए जा रहे हो यहाँ पे। ओके बेटा, देखो इस चीज़ का हम प्रूफ करते हैं। इस तरीके से है अपने पास में एक सरफेस, इसके ऊपर का मीडियम है मीडियम 1, मीडियम नंबर 1, नीचे की तरफ है मीडियम नंबर 2। ठीक है बेटा, एक अपने पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट आया इस तरीके से। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो, ऊपर से इंसिडेंट होते हुए ऐसे आ रहा था। ठीक है, बट बनाया मैंने इसको यहाँ पे। ओके, अब देखो बेटा क्या है, ये वाला अपने पास में रेयर मीडियम मान लेते हैं, ये वाला है डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, इस केस में क्या है कि इसके अंदर में जो रे है वो चलेगी फास्ट, इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो चलेगी स्लो। अब देखो जैसे जैसे ये अपने पास में वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, उसके बाद ये वेव फ्रंट और थोड़ा सा आगे जाएगा, और थोड़ा सा आगे जाएगा, और थोड़ा सा आगे जाएगा, और थोड़ा सा आगे चला जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे बना देता हूँ। लो भाई, हाँ ठीक है। अगर कुछ भी मीडियम में डिफरेंस नहीं होता तो ये वेव फ्रंट ऐसे 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 आगे चल रहा होता। ये डायग्राम नहीं बनाना, आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। बट देखो बेटा, ये वाला जो है बाहर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी जो सेम स्पीड है क्योंकि इक्वल स्पीड से सबका सब जा रहा है। अंदर वाले मीडियम में जो स्पीड है ना वो इतनी फास्ट नहीं है, अंदर का मीडियम डेंसर है तो थोड़ा सा अंदर में स्लो स्लो चलेगा। मतलब यहाँ वाला पॉइंट जो इतना सा जा रहा था, इस मीडियम में इतना सा जा रहा था, वो इस मीडियम में इसे थोड़ा सा कम जा पाएगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कम जा पाया, तो ये ऐसा वेव फ्रंट बन गया प्रॉपरली देखा जाए तो, दूसरे वाला वेव फ्रंट। ठीक है, इसमें से ये इतना सा पोर्शन है ये हट गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अंदर वाली लेयर है वो थोड़ी सी स्लो स्लो मूव करती हुई चली। इसके बाद में इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इतना सा जा पाया। बाहर के मीडियम में तो सही गया, अंदर के में थोड़ा सा स्लो गया। बाहर के मीडियम में तो सही गया, अंदर के मीडियम में थोड़ा सा स्लो गया। ठीक है, बाहर के मीडियम में तो सही गया, अंदर के मीडियम में और थोड़ा सा स्लो गया। ठीक है, अब ये अपने पास में सिर्फ अंदर के मीडियम में, ऐसे जाके इन्होंने ट्रेवल किया है। ठीक है, ये वाला जो था इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो कि अपने पास में थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ सा दिख रहा है। बीच के डायग्राम है उनको मैं नहीं बनाता हूं भाई। ठीक है बेटा, अब मैं ऐसे मान लेता हूं जो इंसिडेंट रे थी वो अपने पास में इस किसी सी तरीके की थी। ठीक है भाई, इंसिडेंट रे थी वो इस तरीके से थी। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, उनके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं रे बनाऊं तो वो इस तरीके की बनेगी। भाई दोनों एक जैसी ही तो रे हैं, तो दोनों वे रेज को एक जैसी ही कर देता हूं।
लो भाई, ये है बेटा इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रे ऑफ लाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे को, रिफ्रैक्टेड वाले को मैं तो और थोड़ा सा स्टीपेस्ट बना दे रहा हूं ताकि बढ़िया सा डायग्राम बन सके। ये था बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। डायग्राम है उसको हमने बना दिया है। ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो रे ऑफ लाइट थी उनको भी हमने बना दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है इसका नॉर्मल, इधर पे ड्रॉ कर दिया है इस सरफेस पे आने वाला नॉर्मल। इस वाले एंगल को बोलेंगे, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से अपने पास में ये जो सिनेरियो है ये बन गया है। जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं। यहां वाला जो है उसको बोल दिया ए बी, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और सी डी है अपने पास में रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ए बी कौन सा वेव फ्रंट था बेटा, इंसिडेंट, और जो सी डी है वो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हियर ए बी इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो अपने पास में सी डी है वो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड दोनों के दोनों जो वेव फ्रंट थे वो हमने बना दिए। अब इधर पे हमें स्नेल्स लॉ है उसको प्रूव करना है। ओके बेटा, अब देखो क्या है कि बाहर वाले मीडियम में जो स्पीड है उसको मैं मान लेता हूं v1, अंदर वाले मीडियम में जो स्पीड है वो मान लेता हूं v2। ठीक है, स्पीड है इस मीडियम में वो मैंने मान ली है v1, और इस मीडियम में जो स्पीड है वो मैंने मान ली है v2। ठीक है, इस चीज को एक बार लिख भी लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is v1 and in medium 2 is v2। फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है वो है v1, सेकंड मीडियम में जो स्पीड है वो है v2। ठीक है, इन टाइम t ए बी वेव फ्रंट बिकम मूव टू सी डी पोजिशन। जो बेटा ए बी वाला वेव फ्रंट है ना, टी टाइम में ये ए बी वाला वेव फ्रंट है, यही आगे जाके सी डी वाला वेव फ्रंट बन गया है। ए बी से लेकर सी डी तक जाने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को बोल रहे हैं टी टाइम में इतनी सी जो पॉसिबिलिटी है वो हो पाई है। ओके, तो मेरे बच्चे, तो ये चीज हमने लिखनी थी, बस यहां तक समझना ही मुश्किल था, इसके आगे की सारी चीजें बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो कुछ एंगल हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनसे वो सारे के सारे एंगल हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है बेटा, देखो दो जो लाइंस हैं, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल है आई। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं नॉर्मल बना दूं तो उनका एंगल भी क्या रहेगा, आई। तो देखो इस वाली लाइन का जो नॉर्मल है वो ये है, इस वाली लाइन का जो नॉर्मल है वो ये है। ठीक है, इसको मैंने 90 से घुमाया तो इसको भी किससे घुमाया, 90 से, तो ये जो एंगल आई था ये घूम के यहाँ का एंगल बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एंगल है, इसको क्या लिखा जा सकता है, आई लिखा जा सकता है। जो दो लाइंस के बीच में एंगल है, ठीक है, वही एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में होता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल है, ठीक है, इनके नॉर्मल के बीच में भी वही एंगल है। वेव फ्रंट से नॉर्मल है स्पीड ऑफ लाइट, और इस प्लेन सरफेस से जो नॉर्मल है उसका नाम होता है नॉर्मली। तो इनके बीच का एंगल ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही चीज़ से अप्लाई कर सकते हैं रिफ्रैक्टेड रेज के लिए भी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ राइट साइड में।
ठीक है, इन दोनों रेज हैं, इनके बीच का एंगल है वो आर है। ठीक है, या एक और तरीका है उससे बता सकता हूँ बेटा, ये वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, इतना सा एंगल आर था, तो जो बचा हुआ एंगल क्या बच गया है अपने पास में 90 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल एंगल बन रहा है वो 90 है, इधर वाला 90 माइनस आर था, तो ये एंगल वापिस से क्या बन गया आर। इस सेम तरीके से आई के लिए भी लिखा जा सकता था। चलो ये चीज भी हमने लिख ली है। ठीक है, अब देखो यहां ए बी से लेकर इधर तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो है टी। ठीक है, बट बी से लेकर डी तक में जो टाइम लग रहा है वो भी टी ही है बेटा। बट ये पूरा का पूरा कौन से में है, फर्स्ट मीडियम में है, तो फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है बेटा, फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है वो क्या है v1, और b से लेकर d तक का जो टाइम लग रहा है वो क्या है t। तो b से लेकर d तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो गई है v1 इंटू टी। a से लेकर c तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी लिख सकते हैं, ये वाला जो मीडियम है, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 2 में जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या है बेटा v2, और a से लेकर c, क्योंकि ये तो सेम ही वेव फ्रंट है, a से लेकर c तक जाने में उसको टाइम क्या लगा है t, तो ये AC है, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है v2 इंटू टी, और जो BD है उसकी वैल्यू हो गई थी v1 इंटू टी। बस इतनी सी चीज थी। ठीक है, अब हमें इस v1t और v2t के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना बिल्कुल आसान है बेटा, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये एंगल तो 90 है, क्योंकि वेव फ्रंट से हमेशा एंगल 90 बनता है, तो इस ट्राइंगल में ये जो है ये अपने पास में बेटा हाइपोटेन्यूज, और ये है इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल आई के सामने वाला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना इजी है। ऐसे ही नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन ही है AD, तो एक दूसरे को डिवाइड करके इजीली वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। तो पहले ट्राइंगल लगा रहा हूं, ट्राइंगल ABD, अपने नोटबुक में बनाते रहना इसको, इन ट्राइंगल ABD, यहां पे मैं साइन आई की वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन आई की इसलिए निकाली है ताकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बन सके। इस ट्राइंगल में साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AD, तो v1t अपॉन AD। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल, नीचे वाली ट्राइंगल ये ADC, इस केस में मैं निकालूंगा साइन आर। साइन आर हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, v2t अपॉन AD, जो कि है v2t डिवाइडेड बाई AD। एक दूसरे को डिवाइड करता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1t अपॉन AD, v2t अपॉन AD। AD से AD, T से T कैंसिल आउट, तो ये बन गया है v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन 2, जिसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 2, या स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखा जा सकता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से C से C कैंसिल आउट, ये बन चुका है μ2 अपॉन μ1। अब साइन आई की और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये अपने पास में बन चुका है स्नेल्स लॉ, यही हमें प्रूव करना था। हेंस स्नेल्स लॉ इज प्रूव्ड। यहाँ पे बेटा जो स्नेल्स लॉ है वो प्रूव्ड हो चुका है, यही हमें निकालना था, और इसका प्रूफ है वो बिल्कुल चुटकियों में निकल गया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा हमें प्रूफ करना है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करना। देखो तो कर देते हैं। तो बेटा देखो, ये अपने पास में कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये इस तरीके से है कोई प्लेन मिरर, ऐसे करके, ठीक है। इस प्लेन मिरर के ऊपर में कोई एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो अपने पास में कैसा इंसिडेंट होगा बेटा, ऐसा मान लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट है, इसके ऊपर में इंसिडेंट हुआ, ऐसा सा कोई प्लेन वेव फ्रंट था, ठीक है। अब बेटा इस प्लेन वेव फ्रंट को जैसे जैसे एंटर करता हुआ चलेगा तो ऐसे ऐसे जाता हुआ चलेगा, ठीक है। ऐसे इसको जाता हुआ जाना चाहिए था, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये वाला, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये इतना सा जो है वो तो ठीक है, इतना सा जो है वो प्लेन मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा बन गया। इसमें इतना सा एंड है, इतना सा एंड है, ये तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब इसका जो इतना सा एंड है वो ऐसे रहा, रिफ्लेक्ट हो गया, इतना सा एंड है वो इस तरीके से बन गया, ठीक है। इससे आगे वाला रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरीके से एंड बन गया। चलो तो बेटा इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया था, तो इस तरीके से है ये, ठीक है। बीच वालों को अगर मैं मिटा दूं तो क्या होगा, ये वाला तो है इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से बन गया है, ये वाला है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो ऐसा करके दोनों वेव फ्रंट बने हैं। अब मैं इसको सेम ही कलर से लिख देता हूं, इन दोनों को, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है दोनों के दोनों, ठीक है। अब बेटा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, उसको मैं अगर बनाऊं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से होगी, इससे जो है एंगल बनाएगी वेव फ्रंट से 90 डिग्री, वेव फ्रंट से है 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ये जो है ये रे ऑफ लाइट है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। इस वेव फ्रंट के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइट है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, ये अपने पास में रिफ्लेक्टेड लाइट्स, ठीक है। ए बी, इसको बोलता हूं मैं ए, इसको बोलता हूं बी, ठीक है। ये था बेटा अपने पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट और इंसिडेंट लाइट, ऐसे था बेटा, इस तरीके से एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, ठीक है, और ऐसे करके इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई है और चली गई, ठीक है। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को आई वेक्टर से लिख देता हूं, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जिसको मैं आर वेक्टर से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे इस सरफेस पे मैंने नॉर्मल बनाया, इसको मैंने नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर दिया। इस एंगल को बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी बनाया जा सकता है, इधर पे भी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर तक में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी था वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और इसको मैं बोल देता हूं एम एन, एम एन है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। लेट ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड एम एन इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, एम एन जो है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। एंड ए बी विल टेक्स
टाइम t टू बिकम mn एंड रिफ्लेक्टेड। ए बी एम एन बनने में टी टाइम लेता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो इस केस में अपने पास में जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला नॉर्मल है, ये वाले, ये दोनों के दोनों अपने पास में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये अपने पास में, या इस तरीके की बजाय में और थोड़ा सा इजी तरीका समझा देता हूँ। इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है उनके बीच में है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे से नॉर्मल है ये वेव फ्रंट, और नॉर्मल से परपेंडिकुलर है ये मिरर। तो इन दोनों के बीच में एंगल आई है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, आई। ठीक है, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल आई है तो उनके नॉर्मल के बीच में भी एंगल आई ही रहता है। ठीक है, इधर से अब मैं ये करता हूँ, ये जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों के बीच का एंगल है ये आर है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल है ये और इस नॉर्मल से परपेंडिकुलर है ये, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या रहेगा, आर। ये ऐसे करके अपने पास में आई और आर ये सारे एंगल इन ट्राइंगल्स की टर्म्स में हमने लिख दिए हैं। अब मैं कुछ यूज करता हूं। नाउ ट्राइंगल, ये वाला एंगल बेटा 90 डिग्री बनता है, वेव फ्रंट जो इंसिडेंट जो रे है उससे 90 डिग्री एंगल बनाता है। ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल देखो, एक तो ये वाली ट्राइंगल और एक है ए बी एन। ए बी एन, ये दो अपने पास में ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, ये वाली साइड तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन ही है, ए एन जो साइड है कॉमन है, वन साइड कॉमन, एक साइड है वो अपने पास में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में देखो, इसका अपने पास में, इसके अंदर में भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसके अंदर में भी एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और वन एंगल 90 डिग्री है। तो प्रॉपर्टी तो अपने पास में ये निकल के आ गई है। ठीक है, देखो अब बेटा टी टाइम के अंदर में ये प्रोसेस हुई है, तो इस केस में यहां से लेकर इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे को यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे को जो यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा, वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया है बेटा, जो बी एन है उसकी वैल्यू आ गई है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि सब कुछ उसी मीडियम में है, तो स्पीड इनटू टाइम। एंड इस वाले ट्राइंगल में जो ये है ए इंटू एन, ए इंटू एम, वो आ गया है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वी, और टी टाइम लगा है उसको रिफ्लेक्टेड होने तक में, तो उसकी वैल्यू भी वी टी के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से एक ये चीज इक्वल आ गई है, बी एन और ए एम है वो इक्वल आ गई है। तो एक साइड कॉमन थी, एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की वजह से दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो अपने पास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गई हैं। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों की दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब उनके अंदर में बचा हुआ जो एंगल है आई है वो भी आर के ही इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं से अपने पास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब बेटा क्योंकि ट्राइंगल की टर्म्स में लिखे जा रहे हैं सारे के सारे, तो ट्राइंगल की टर्म्स में लिखे जा रहे हैं तो सब के सब एक सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो दूसरे वाला जो लॉ है, ठीक है, उसको तो प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ही प्रूव है क्योंकि ट्राइंगल ही मान लिया है। तो ठीक है भाई।